बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्काई मैथ सीरीज में आज 20 अगस्त है। तो जो हमारा नया टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं उसका नाम मैं ऑलरेडी लिख चुकी हूँ और ये क्लास 9 का टॉपिक है, फोर्स एंड द लॉ ऑफ मोशन। ठीक है, तो जो लास्ट क्लास हमने अटेंड करी थी उसमें हमने पढ़ा था मोशन के बारे में। हमने बताया था मोशन जो होता है आपका, हम स्ट्रेट लाइन में भी करते हैं। ठीक है, मोशन स्ट्रेट लाइन में हो सकता है, मोशन सर्कुलर भी हो सकता है और मोशन कर्व भी हो सकता है। मोशन किसी भी डायरेक्शन में हो सकता है। इट मीन्स हम कह सकते हैं यूनिफॉर्म होता है या नॉन यूनिफॉर्म होता है। ठीक है, इसके बाद हमने जो पढ़ा था, अगर कोई भी चीज स्ट्रेट चल रही है, मान लीजिए मैंने यहाँ से एज एन एग्जाम्पल मैं ये पेन लूँ और इसको मैं ऐसे थ्रो करती हूँ तो एक जगह जाकर ये रुक जाएगा। ऐसा नहीं है कि जाता ही जाएगा, ये रुकेगा। इट मीन्स इसको यहाँ से वहाँ तक भेजने के लिए मुझे कुछ ताकत लगानी पड़ी होगी, कुछ एनर्जी इन्वेस्ट करनी पड़ी होगी। प्लस एनर्जी इन्वेस्ट करने के साथ साथ मुझे जो एक टर्म यूज़ करते हैं हम साइंस में, उसे बोलते हैं फोर्स। मुझे इसके ऊपर फोर्स लगाना पड़ेगा इसको वहाँ भेजने के लिए। सिर्फ अगर मैं इसको ऐसे पकड़ लूँगी ये वहाँ नहीं जाएगा। जब तक नहीं जाएगा जब तक मैं इस पर फोर्स लगाकर इसको थ्रो नहीं करूँगी। या अगर मैं कह सकती हूँ मोशन कराना है तो मुझे वहाँ पर फोर्स लगानी पड़ेगी। ठीक है, कोई भी मोशन के लिए we need to apply फोर्स। जब तक फोर्स नहीं होगी वहाँ पे मोशन होना पॉसिबल नहीं है। जैसे कि अगर मान लीजिए कोई चलती हुई चीज़ है, मान लीजिए आप एक बॉल थ्रो करें और दूसरा बच्चा आपके सामने खड़ा है, जब तक वो उसको कैच नहीं करेगा वो उसके चेहरे पे आके लग जाएगी। अगर आपने बॉल फेंक करी है और आपने उसके चेहरे के आगे आ गई बॉल और उसने हाथ से नहीं रोका तो उसके चेहरे पे लग जाएगा। तो उसको एक फोर्स लगानी पड़ेगी उसको रोकने के लिए, अपने हाथ से उसको फोर्स लगाना पड़ेगा उस बॉल को रोकने के लिए। तो किसी भी चीज़ का जो स्टेट ऑफ मोशन है अगर हमें वो चेंज करना है तो हमें वहाँ फोर्स लगाना ज़रूरी है। कोई भी बॉडी अगर है उसका स्टेट ऑफ मोशन, क्या टर्म है, स्टेट ऑफ मोशन अगर चेंज करना है, इफ वी नीड टू चेंज द स्टेट ऑफ मोशन वी नीड टू अप्लाई फोर्स। आई होप दैट मच इज क्लियर। अब जो फोर्स होती है ये भी दो तरह की होती है। इसको हम बोल सकते हैं, जो जनरल हम लोग लेंगे कि फोर्स कैसी हो गई, फोर्स हो गई दो टाइप की। ये फोर्स जो हो सकती है दो तरह से हो सकती है। एक हो सकती है बैलेंस्ड, जिसे हम बोलते हैं बैलेंस्ड फोर्स, और दूसरा टाइप है अनबैलेंस्ड। अनबैलेंस्ड फोर्स, फोर्स कैसे हो गई, एक तो बैलेंस्ड हो गई एक अनबैलेंस्ड फोर्स हो गई। ठीक है, जो फोर्स हमने बैलेंस्ड में देखी, मान लीजिए बैलेंस फोर्स है, ये पेन है, मैं इस हाथ से पकड़ रही हूँ और इस हाथ से पकड़ रही हूँ, ये बैलेंस्ड फोर्स है कि भाई मैं दोनों हाथों से बराबर फोर्स लगा रही हूँ तो मेरा पेन किधर की साइड भी नहीं जाएगा। बट इन केस अगर मैं अपने राइट हैंड से फोर्स ज़्यादा लगा दूँ तो मेरा पेन उसी डायरेक्शन में मूव करेगा। ठीक है, अगर मैंने जो फोर्स है लेफ्ट हैंड से कम लगाई और राइट हैंड से ज़्यादा लगाई तो मेरा पेन ज़्यादा वाली फोर्स की डायरेक्शन में मूव करेगा। ये होता है अनबैलेंस्ड फोर्स। ठीक है, ये हो गया अनबैलेंस्ड के दोनों ही फोर्सेस अलग अलग क्वांटिटी में थी, अलग अलग मैग्नीट्यूड की थी। इसी वजह से जो ज़्यादा मैग्नीट्यूड में थी उसका इफेक्ट हमें ज़्यादा दिखेगा। ठीक है, समझ में आया इतना? बोर्ड पे मैंने एक क्वेश्चन लिखा है, व्हाट अ फोर्स कैन डू। फोर्स से क्या क्या हो सकता है। फोर्स जो है हमारी अलग अलग काम कर सकती है। मान लीजिए मैं किसी भी चीज को जो रुकी हुई है, जो कोई चीज रेस्ट में है, उसको मोशन में ला सकती हूँ। मान लीजिए मैंने ये पेन यहाँ रखा है, इसको मैं मूव ना करूँ तो ये स्टेट ऑफ रेस्ट है। बट जैसे ही मैं इस पेन को मूव करना शुरू करूंगी तो मैंने इसको फोर्स लगाया तभी उस डायरेक्शन में गया।
तो हम क्या कह सकते हैं, रेस्ट चीज को मोशन में ला सकता है, ठीक है। और मान लीजिए कोई बॉल मेरी तरफ उड़ती गिर रही थी, मेरी तरफ आ रही थी और मैंने इसको फोर्स लगाया तो वो रुक गई। इट मीन्स कोई चीज अगर मोशन में है, कोई बॉडी अगर मोशन में है तो हम उसको रेस्ट में ला सकते हैं, ठीक है, हम उसको रोक सकते हैं फोर्स लगा के। नेक्स्ट पॉइंट, बॉलर ने बॉल फेंकी, उसके डायरेक्शन थी बैट्समैन की तरफ, ठीक है, ये उसकी फोर्स थी कि उसने फोर्स लगाई और बॉल बैट्समैन की तरफ गई। बैट्समैन ने अपने बैट से उसको हिट किया, मतलब उस पर दोबारा से फोर्स लगाई और उस बॉल को दूसरी डायरेक्शन में घुमा दिया। इसका कहने का मतलब ये है कि फोर्स से हम किसी भी मोशन का डायरेक्शन भी चेंज कर सकते हैं। फर्स्ट तो आ गया रेस्ट से मोशन में जा सकती है बॉडी, सेकेंड आ गया मोशन से रेस्ट में भी हो सकता है फोर्स लगाने से, थर्ड आ सकता है कि चेंज इन डायरेक्शन, कि हम फोर्स लगाकर किसी भी बॉडी की डायरेक्शन को भी चेंज कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कि हम लोग कार मूव कर रहे होते हैं, कार मूव करने के बाद हम लोग उसको ब्रेक लगाते हैं, फोर्स लगाई गाड़ी रुक गई, हमने क्लच दबाया फिर से फोर्स लगाई गाड़ी स्टार्ट हो गई, हमने उसका स्टीयरिंग पे फोर्स लगाया, उसके टायर्स पे फोर्स लगाया तो उसकी डायरेक्शन चेंज हो गई, ठीक है। तो तीन चीज़ें हमने आपको कार के एग्जाम्पल से समझाती है। बॉलर के हाथ में बॉल थी, रेस्ट में थी, उसने थ्रो करी, मोशन में आ गई। बैट्समैन ने उस बॉल को हिट करा और उसकी डायरेक्शन चेंज हो गई, ठीक है। बॉल बहुत ऊंची हाइट पे गई और फील्डर ने उसको कैच कर लिया, तो जो बॉल मोशन में थी बैट्समैन की वजह से उसको फील्डर ने कैच करके रेस्ट में पहुंचा दिया। आई होप ये तीनों टर्म्स आपको, तीनों कंडीशंस जो फोर्स कर सकती है वो समझ में आई हूँ। पढ़ने वाले हैं वो हमारी साइंस का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बेसिकली साइंस का न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन का नाम सबने सुना होगा, बहुत मशहूर नाम है, बहुत इंपॉर्टेंट नाम है हमारी साइंस का। इन्होंने साइंस में जितना डेवलपमेंट किया है काबिल तारीफ है। तो न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, इन्होंने न्यूटन्स ने 3 लॉ दिए थे। कितने लॉ दिए थे? 3 लॉ, ठीक है। पहला लॉ जो था, पहले लॉ के अकॉर्डिंग कोई भी बॉडी अगर जिस स्टेट में है वो उसी स्टेट में रहना चाहिए। मान लीजिए बच्चों का भी है, अगर वो सो रहे हैं तो उनका मन करता है कि हमें तो सोते रहना, ठीक है। खेलने चले गए तो उनका मन करेगा भाई हमें तो खेलते रहना है, ठीक है। यही चीज़ है। तो फर्स्ट लॉ था, उसे लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहा गया, लॉ ऑफ इनर्शिया भी बोलते हैं इसको। इस लॉ के अकॉर्डिंग व्हेन अ बॉडी इज इन अ स्टेट ऑफ रेस्ट it remains in rest, and when it is in a motion it remains in motion unless an external force is applied. क्या? An object in rest remains in rest and an object in motion remain in motion unless an external force is applied, ठीक है। अगर कोई बॉडी रेस्ट में है तो रेस्ट में रहेगी, अगर कोई बॉडी ऑब्जेक्ट है मोशन में है तो मोशन में रहेगा जब तक एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड ना हो, ठीक है। जैसे कि इसका बहुत कॉमन एग्जांपल देखने के लिए हम लोग ले लेते हैं एग्जांपल, अगर हम लोग कार में कहीं बैठकर जा रहे हैं, अ पर्सन सिटिंग इन अ कार चल रही है तो हमारी बॉडी को आदत हो जाती है आगे मूव करने की अकॉर्डिंग टू अवर सराउंडिंग्स, ठीक है।
सराउंडिंग्स के अकॉर्डिंग हमारी बॉडी मूव कर रही थी, तो हमारी बॉडी का इनर्शिया क्या है, इन अ मोशन। पर जब ब्रेक लगता है तो हमारी बॉडी को आदत होती है मोशन की, और हमारी कार का लग गया है ब्रेक, तो हमारी बॉडी एकदम से धक्के से आगे जाती है और फिर पीछे आती है। ठीक है, क्यों? क्योंकि जो उसका इनर्शिया था वो मूवमेंट का था, मोशन का इनर्शिया था, रेस्ट का नहीं था। और हमने जब ब्रेक लगाया तो कार का तो ब्रेक लग गया, पर जो हमारी बॉडी का इनर्शिया था वो हमें फोर्सली आगे ले जाता है, जिसकी वजह से कहा जाता है कि अगर आप कार में बैठें तो सीट बेल्ट लगा के बैठें, वरना एक्सीडेंट के चांसेस ज़्यादा होते हैं। सेकेंड, मान लीजिए मूविंग फैन, ये तो आप अपने घर में रेगुलर में देखते होंगे। फैन चल रहा है अभी हमारा, उसको मैं स्विच ऑफ कर देती हूँ, इलेक्ट्रिसिटी कट कर दी, बट स्टिल थोड़ी देर तक मेरे फैन का जो मूवमेंट चलता रहता है। क्यों? क्योंकि जो फैन की पंखड़ी हैं, जो उसकी ब्लेड्स हैं, अभी उनका स्टेट ऑफ मोशन में था, वो रेस्ट में नहीं था, तो उसको थोड़ा टाइम लगेगा अपने रेस्ट पोजीशन में आने में। ये हो गया मूवमेंट ऑफ इनर्शिया। जो हमारा एक्सेलरेशन होता है किसी भी बॉडी में, जो एक्सेलरेशन डेवलप होता है, एक्सेलरेशन जो डेवलप होगा किसी भी बॉडी में फोर्स लगाने के बाद, वो अप्लाइड फोर्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, प्लस एक्सेलरेशन is inversely proportional to the mass of object। मतलब सेकेंड लॉ के अकॉर्डिंग जो हमारा एक्सेलरेशन किसी भी बॉडी में डेवलप होगा फोर्स लगने के बाद, वो जितनी ज़्यादा फोर्स में लगाऊंगी उतना ज़्यादा एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा। और सेकेंड पॉइंट के अकॉर्डिंग एक्सेलरेशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास ऑफ ऑब्जेक्ट। जितना ज़्यादा भारी सामान होगा उसका एक्सेलरेशन उतना ही कम होगा। मतलब जितना ज़्यादा मास होगा उस बॉडी में, उस ऑब्जेक्ट का जितना ज़्यादा मास होगा उसका एक्सेलरेशन उतना ही कम होगा। ठीक है, इन दोनों लॉज को कंबाइन करके जो फाइनल लॉ बना उसके अकॉर्डिंग फोर्स इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन। ये स्टेटमेंट हमारी सेकेंड लॉ की आ गई, जिसमें फोर्स इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन। फोर्स जो होता है किसके बराबर होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन। नेक्स्ट आता है थर्ड लॉ ऑफ मोशन। ये बहुत इजी है और हम लोग जनरली देखते हैं, आजकल हम लोग चलते हैं, अगर आप किसी को एक बात बोलेंगे वो आपको दो बात बोलेगा, बट उसमें क्या होता है थर्ड लॉ में, जितना देंगे उतना मिलेगा। फॉर एवरी एक्शन, for every action, for every action there is equal and opposite reaction। ठीक है, फॉर एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। जितना फोर्स मैं इधर से लगा रही हूँ उतनी ही फोर्स मेरे पास उधर से भी लगेगी। ठीक है, ये होता है मेरा थर्ड लॉ। उसका एग्जाम्पल अगर हम लोग देखें, मान लीजिए मैं स्विमर की बात करूँ। स्विमर क्या करता है, अपने हाथों से पानी को पीछे फेंकता है, वो पानी को पीछे फेंक रहा है और पानी उसकी बॉडी को आगे फेंकती है। तो ये क्या हुआ, जितना वो पानी को पीछे फोर्स करेगा उतना ही पानी उसकी बॉडी को आगे फोर्स करेगा। जब हम वॉक करते हैं तो हम अपने पैर से प्रेशर अर्थ पर डाल रहे होते हैं, ज़मीन पर डाल रहे होते हैं, उतना ही प्रेशर हमारे अर्थ जो होती है, उतनी ही फोर्स हमारी अर्थ हमारे पैर के ऊपर लगाती है। ठीक है, जिसे हम ग्रेविटेशनल फोर्स भी बोलते हैं। तो ये हो गए दो हमारे एग्जाम्पल्स। ठीक है, जितनी फोर्स हम लगाएंगे किसी वॉल पे लगाएंगे उतनी ही फोर्स वो वॉल भी लगा रही होती है, इसीलिए वॉल ठीक है डिस्प्लेस नहीं होती है। मान लीजिए अगर मैं इस बोर्ड पे ये फोर्स लगा रही हूँ तो इक्वल एंड अपोजिट फोर्स भी बोर्ड मेरे हाथ पे लगा रहा है, तभी ये यहाँ से नहीं हिल रहा है। क्योंकि अगर इसकी जो फोर्स होती बोर्ड की वो कम होती तो मतलब अनबैलेंस फोर्स हो जाता, और अनबैलेंस फोर्स हम आपको पहले ही बता चुके हैं कि अनबैलेंस फोर्स में मूवमेंट होता है, और यहाँ कोई मूवमेंट नहीं हो रहा है। इट मीन्स दोनों बराबर एक दूसरे पर फोर्स लगा रहे हैं, और दोनों जो फोर्सेज होती हैं एक दूसरे की अपोजिट डायरेक्शन में होती हैं। मैं बोर्ड पे लगाऊंगी और बोर्ड मेरे ऊपर लगाएंगे। ठीक है, आई होप दैट मच इज क्लियर। आज की क्लास में सिर्फ इतना ही।
खुश रहिए, पढ़ते रहिए और अपने आप को समझदार बनाते रहिए। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल।